हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। अब देखो, अब हमने पिछले लेक्चर में इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन का पॉइंट देख लिया था। अब हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन या फिर जीरो कंसंट्रेशन हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि वी कैन कैलकुलेट इट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैलकुलेट नहीं कर सकते थे बाय यूजिंग द ग्राफ मेथड, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड जो है, जो ग्राफ को इलेबोरेट करके हम मोलर कंडक्टिविटी की जो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन वो निकाल सकते थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास प्रॉब्लम था। इसके वजह से अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट किस तरह से निकाला जाए या फिर स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है, उसे निकालने के लिए हम कोलर्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस का यूज करते हैं। तो इसका स्टेटमेंट देखो बेटा, स्टेटमेंट क्या कहता है? स्टेटमेंट, दिस लॉ states that states that at infinite dilution at infinite dilution at infinite dilution each ion contributes to total molar conductivity to total molar conductivity irrespective of irrespective of irrespective of coion and its nature। अब इसका मतलब देखो क्या होता है कि कोई भी आयन, चाहे वो कटायन हो या फिर आनायन हो, वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इसको निकालने के लिए कोलर्स लॉ ने एक फॉर्मूला दिया। देखो ये फॉर्मूला किस तरह से, एन पॉजिटिव मोलर कंडक्टिविटी ऑफ cation at infinite dilution plus number of moles of anion and molar conductivity of anion, इन दोनों को ऐड करके हम कोलर्स लॉ से मोलर कंडक्टिविटी या फिर इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम निकाल सकते हैं। ये सिंपल फॉर्मूला है। अब देखो इसके लिए इसमें जो टर्म्स है वो हम समझ लेते हैं। दिस इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution, molar conductivity at infinite dilution, n पॉजिटिव n माइनस, ये क्या है, n पॉजिटिव यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन, n निगेटिव ये क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन, ओके। अब ये देखो क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन प्लस ये जो है निगेटिव, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी at infinite dilution of anion, ओके। तो यहां पे देखो ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है कि अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन पता होगा, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन पता होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर पता होंगे, तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। और यही बस ये लॉ कहता है। तो आपको क्या करना है, कोलर्स लॉ के बारे में सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है आपको
इसका स्टेटमेंट और इसका फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, ये स्टेटमेंट और फॉर्मूला लिख लीजिए, इसके ऊपर के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दो प्रॉब्लम्स मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, एक आप होमवर्क में करोगे, तो आपको ये कोलर्स लॉ बहुत इजीली समझ में आना शुरू हो जाएगा। बस जस्ट एक फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफिनिट डायलेशन ऑफ कटायन प्लस अनायन और उनके नंबर ऑफ मोल्स अगर पता है तो आप डायरेक्ट मोलर कंडक्टिविटी आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी निकाल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम ग्राफिकल मेथड से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्ट्रॉन्ग का पता होगा तो आप वीक का भी कैलकुलेशन कर सकते हो। वो किस तरह से होता है, क्या होता है, ये हम अभी देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट और फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, प्रॉब्लम ऑफ कोलर्स लॉ, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एजीए। देखो हमको क्या करना है, टू फाइंड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और यहां पे देखो मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर एजीआई की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, एजीआई की। ओके, और इसके लिए हमको कुछ मोलर कंडक्टिविटीज दी हुई उन्होंने। देखो सबसे पहले दिया हुआ है उन्होंने मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaI दिया हुआ है उन्होंने। NaI का कितना दिया हुआ है उन्होंने, 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज उन्होंने दी है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3, ये दिया हुआ है और इसकी उन्होंने कितनी दी हुई है, 133.4। उसके बाद थर्ड मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ, उन्होंने NaNO3 दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, 121.5। सभी का यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स यही होगा। अगर आपको पता होगा तो NaI, AgNO3, NaNO3 ये तीनों भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग ग्राफ इलाबोरेशन मेथड। आप ग्राफ को इलाबोरेट करके उससे आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और इसके ऊपर से आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। अब देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन देखो, अब आप सभी को पता है, अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaI दिया हुआ है। अब आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू कॉलर्स लॉ क्या बोलता है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हो तो उसके जो आयंस है वो टोटल मोलर कंडक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यहाँ पे NaI कैसे डिसोसिएट होगा रे, Na पॉजिटिव आयोडीन निगेटिव, सोडियम मेटल है आयोडीन नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल में डिसोसिएशन कैसे होगा, तो सोडियम के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, आयोडीन के ऊपर हमेशा निगेटिव चार्ज रहेगा, क्योंकि आयोडीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सोडियम। तो यहाँ पे देखो, तो इसके लिए कोलर्स लॉ अगर मैं अप्लाई करूंगा, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ I निगेटिव, तो इनकी वैल्यूज उसने दी है 126.9 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये दी हुई है। उसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgNO3 ये गिवन है। अब आपको पता होना चाहिए AgNO3 विल डिसोसिएट एज Ag पॉजिटिव NO3 निगेटिव, मेटल नॉन मेटल। तो ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NO3 निगेटिव, इसकी वैल्यू उन्होंने दी हुई है 133.4 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब हर एक आयन तो टोटल मोलर कंडक्टिविटी के लिए कंट्रीब्यूट करेगा। उसी तरह से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaNO3 दिया हुआ है उन्होंने, ओके, इज इक्वल्स टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव एट जीरो कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NO3 निगेटिव, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NO3 निगेटिव ये दिया हुआ है। और ये कितना दिया हुआ है उन्होंने, 121.5 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, अब हर बार यूनिट इसलिए लिखता हूं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखो इन तीनों की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने कोलर्स लॉ अप्लाई किया और कटायन और अनायन के मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऐड करके
टोटल मोलर कंडक्टिविटी बनने वाली है, हम सभी को पता है। ये कैसे आया था? कोलर्स लॉ से आया। अब देखो मैं क्या करता हूं, देखो एडिंग, अब ये आपको समझना होगा, ये आपको खुद को डेवलप करना होगा। आप खुद उसको डेवलप करोगे कुछ देर बाद, जब आपको ये समझ में आएगा। एडिंग इक्वेशन, वन एंड टू and subtracting, adding equation 1 and 2 and subtracting equation 3, we get। अब देखो, अब मैंने ऐसा क्यों किया? जब मैं यहां पे देखो, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 3। वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड और इक्वेशन नंबर 3 को उसमें से सब्सट्रैक्ट करने के बाद देखो मेरे पास क्या बचता है। देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या कहता है? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ आई नेगेटिव आयन प्लस, देखो ये हो गया आपका इक्वेशन 1 प्लस, अब देखो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट NO3 निगेटिव। अब देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऐड कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 3 को मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा, माइनस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव माइनस, अब देखो अब पूरे ब्रैकेट को अगर माइनस की साइन है तो प्लस का भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये सिर्फ चीज आपको समझती है, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NO3 निगेटिव आयन। अब आप सभी को पता है, अगर इस होल इक्वेशन को अगर मैं माइनस में लेके जा रहा हूं, तो अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइड भी चेंज हो जाती है। इसकी वजह से इसको प्लस की जगह मैंने क्या लिखा है? माइनस लिखा है। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन NO3 निगेटिव प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन Na प्लस और ये प्लस, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। तो फिर इस टोटल इक्वेशन में क्या बचा? देखो बरा, इस टोटल इक्वेशन में क्या बचा है? तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ I माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ag पॉजिटिव। ये दोनों कटायन और अनायन अगर ऐड हो जाए तो ये कंट्रीब्यूट करेंगे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgI को। तो यानी मैं क्या कर सकता हूं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करके और इसको माइनस करके मैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgI निकाल सकता हूं। तो उसी तरह से मैं करता हूं, देखो उसी तरह से मैं करता हूं। देखो अब मैं ऐड करता हूं 126.9 प्लस 133.4 माइनस 121.5। अब आप देखो इक्वेशन 1 की वैल्यू और इक्वेशन 2 की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करके और इसे सब्सट्रैक्ट करके मैं जो आंसर निकालूंगा वो आएगा मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ AgI। अब इन दोनों को ऐड और इसको सब्सट्रैक्ट करके आपके पास आंसर आएगा 138.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आंसर आएगा आपका। तो इस तरह से मैं कलर्स लॉ का यूज करके मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट निकाल सकता हूं। अब देखो मैंने यहां पे क्या किया है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का दिया होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटीज आपको दी होगी, इसके वजह से आप उससे वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी निकाल सकते हो। बस आपको ये एडजस्टमेंट करना है, कौन सी इक्वेशन को ऐड करना है, कौन सी इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करना है। अब यहां पे देखो, अब यहाँ पे जो मैंने ये जो यूज किया हुआ है ये फॉर्मूला यहाँ पे इस कोलर्स लॉ का, इसमें नंबर ऑफ मोल्स तो मैंने लिखे ही नहीं। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको इक्वेशन देख के पता चल जाता है। देखो Na 1 मोल I 1 मोल, Ag 1 मोल NO3 1 मोल, इसके आगे अगर कुछ नहीं दिया है इसका मतलब वहां पे 1 मोल है। इसके वजह से मैंने नंबर ऑफ मोल्स वहां पे क्या लिए है? 1 लिए है। स्टाइचियोमेट्री से हमको क्लियर पता चलता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। अगर कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 1 मोल है, लेकिन अगर उसके सामने अगर स्टाइचियोमेट्री लिखी है इसका मतलब उसके मोल्स हमको इस फॉर्मूलाज में डालने पड़ेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे आने वाले प्रॉब्लम में आपको स्टाइचियोमेट्री का भी प्रॉब्लम आएगा तो आपको वो सब क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रॉब्लम्स ऑन कोलर्स लॉ आप कर सकते हो। तो इसको आपके बुक में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 2, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन फॉर CaCl2 एंड Na2SO4।
अब आपको इन मॉलिक्यूल्स के लिए आपको मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कंसंट्रेशन निकालना है। ओके, और गिवन दिया है हमको मोलर आयोनिक कंडक्टिविटी, आयंस की कंडक्टिविटी हमको दी हुई है, आपको पता है कटायन और अनायन मिलकर ये आयनिक कंपाउंड बनेगा। अब आपको पता होना चाहिए बाय यूजिंग सॉल्यूशन, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, सॉल्यूशन कर रहा हूं। ओके, बाय द एप्लीकेशन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोलर्च लॉ, बाय द एप्लीकेशन ऑफ कोलर्च लॉ। अब सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 निकालूंगा मैं, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ CaCl2, CaCl2 के लिए निकालना है। अब देखो आपको पता है CaCl2 कैसे डिसोसिएट होगा, Ca डाई पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। अब देखो तो आपको निकालनी, आपको चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca डाई पॉजिटिव प्लस मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl निगेटिव। लेकिन Cl देखो यहां पे दो बार है, हमको Cl निगेटिव एक आयन की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है, लेकिन यहां पे Cl की स्टाइचियोमेट्री कितनी है, तो 2, तो यहां पे इसकी स्टाइचियोमेट्री क्या हो गई, तो 2 हो गई। इस तरफ आपको ध्यान रखना है, अनायन की स्टाइचियोमेट्री यहां पे 2 है, लेकिन हमें जो वैल्यू दी हुई है Cl निगेटिव यानी एक मोल के लिए हमारे को वैल्यू दी हुई है 76.4, लेकिन हमको कितने मोल के लिए चाहिए, 2 मोल्स के लिए। अब मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Ca डाई पॉजिटिव आयन ये कितना दिया हुआ है आपको, 104 प्लस 2 इंटू 76.4 इज इक्वल्स टू, अगर आप इसकी टोटल करोगे, अगर आप इसकी टोटल करोगे तो ये आएगा कुछ तो भी 256.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये आएगा। ओके, तो यहां से आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 मिल गई। उसी तरह से बाय एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na2SO4, तो आपको पता है Na2SO4 बना है Na और SO4 आयन से, Na पॉजिटिव और SO4 डाई नेगेटिव आयन से। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन एट Na पॉजिटिव आयन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ SO4 डाई नेगेटिव आयन। अब फिर से देखो यहां पे हमें जो वैल्यू दी हुई है वो Na पॉजिटिव के लिए दी हुई है, लेकिन देखो यहां पे Na की स्टाइचियोमेट्री कितनी है, 2 है, इसके वजह से मैं यहां पे लिख देता हूं 2 इंटू इन मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na पॉजिटिव आयन। तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाय 159.6 प्लस सॉरी 159 नहीं 50.1, 2 इंटू 50.1 प्लस 159.6 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये आइडिया इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन मल्टीप्लाइड बाय उनकी क्या, तो स्टाइचियोमेट्री। तो ये आएगा आपका कुछ तो भी 159 159.8 159.8 159 नहीं 169.8 150 169.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपने बराबर कर लेना, तो इस तरह से आपका आएगा आंसर 169.8 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यानी देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन मल्टीप्लाइड बाय दियर स्टाइचियोमेट्री। तो स्टाइचियोमेट्री पे ध्यान रखना। अब बहुत से लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, ये देखो SO4 ऑक्सीजन की स्टाइचियोमेट्री 4 नहीं है, SO4 ये खुद एक आयन है पूरे का पूरा, नहीं तो इसको आप स्टाइचियोमेट्री पकड़ोगे। स्टाइचियोमेट्री आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे यहां पे देखो Cl2 है, Cl निगेटिव आयन, ये देखो यहां पे दिख रहा है, ये है 1 स्टाइचियोमेट्री वाला, ये हो गया 2 स्टाइचियोमेट्री वाला। तो यहां से आयन से आपको उसकी स्टाइचियोमेट्री समझ में आएगी, नहीं तो स्टाइचियोमेट्री में प्रॉब्लम हो जाएगा। नाउ एप्लीकेशन ऑफ कुलर्स लॉ, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ कुलर्स लॉ। अगर आपको किसी ने एप्लीकेशन पूछा कुलर्स लॉ का, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स,
हम इससे स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन, जीरो कॉन्सेंट्रेशन। और कैसे निकाल सकते हैं? तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल्स टू स्टोइचियोमेट्री ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस स्टोइचियोमेट्री इनटू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन, ये फॉर्मूला यूज करके। दूसरा, इट इज स्पेसिफिकली, ये स्पेसिफिकली किसके लिए यूज होता है? इट इज स्पेसिफिकली यूज टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी of weak electrolyte, of weak electrolyte from strong electrolyte, from strong electrolyte। हम वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये निकाल सकते हैं by using the molar conductivity of strong electrolyte at infinite dilution। अब strong electrolyte के तो हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का पता होगा तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम निकाल सकते हैं। यही बस कोलर्स लॉ का एक एप्लीकेशन है। अब आपके बुक के पेज नंबर 95 के ऊपर एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है, उसमें थोड़ा सा देख लेना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन है। वहां पे जो मॉलिक्यूल होना चाहिए वो होना चाहिए Cl CH2 COOH, ये मॉलिक्यूल वाला एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके देखना है खुद को। अब ये प्रॉब्लम आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं सॉल्व करके नहीं दूंगा क्योंकि वो पार्ट वैसे भी रिडक्शन में चला गया है। लेकिन वहां पे एक करेक्शन है, पेज नंबर 95 के ऊपर एक अनसॉल्व प्रॉब्लम है ClCH2COH। ये प्रॉब्लम आपको खुद से करके देखना है, तभी आपको आएगा, वैसे ही आपको नहीं आएगा। और आपको बता दूं कि इसकी जो डिसोसिएशन है वो कुछ इस तरह से होगा, ClCH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, दिस इज एन कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कुछ इस तरह से डिसोसिएट होता है। तो ये डिसोसिएशन भी आपको ध्यान रखना है और वो प्रॉब्लम आपको खुद से करके देखना है, वो मैं करवा के नहीं दूंगा। वैसे भी वो रिडक्शन में गया हुआ है, लेकिन आपको वो खुद से सॉल्व करके देखना है, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रॉब्लम्स ऑन कोलर्स लॉ और एप्लीकेशन ऑफ कोलर्स लॉ ये दोनों कंप्लीट कर लो, और हम अगले लेक्चर में मिलेंगे विथ अवर न्यू टॉपिक। ओके, तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए।